नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और आपको सीधे लिए चलते हैं कुशीनगर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। विनय जायसवाल जी, राजेश्वर सिंह जी, संजय सिंह मुन्ना जी और भारी संख्या में उपस्थित पडरौना, कुशीनगर, हाटा, खट्टा, रामकोला के मेरे सभी बहन और भाइयों, सचमुच आज आपने इस भीषण गर्मी में भी भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देने के लिए समय निकाल करके जो उत्साह दिखा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव प्रचार का कल अंतिम दिन है। कल सायंकाल प्रचार कार्य बंद हो जाएगा। इसके बाद परसों केवल आप घर घर संपर्क कर पाएंगे और 1 जून को मतदान होना है। अब तक मुझे देश के अंदर 12 से 14 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, जहां कहीं भी जाता हूं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूरे देश के अंदर नारा गूंज रहा है और वो नारा है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार का जब नारा लगता है तो समाजवादी पार्टी को चक्कर आने लगता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी 400 सीटों पर तो कभी चुनाव लड़ ही नहीं सकती है। वह तो कुल 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 60 में भी 5 सीट ऐसी हैं जो एक ही परिवार, एक ही खानदान, सिपाही खानदान की है। बहनों और भाइयों, जो हम लोगों से पूछते हैं, भाई ये 400 पार कैसे होगा बताओ, तो जनता जनार्दन जवाब देती है, कहती है जो राम को लाए हैं, जनता जवाब दे देती है। बहनों और भाइयों, ये कुशीनगर जनपद साक्षी है। हम नारा लगाते थे 1985, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, लगातार 2019 तक नारा लगता रहा कि रामलला हम आएंगे मंदिर, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं। लेकिन बहनों और भाइयों, राम मंदिर के मार्ग में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी सब बाधा बनती थी, बैरियर बनती थी। और जैसे ही आपका आशीर्वाद मिला कमल चुनाव चिन्ह पर मोदी जी को, केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, प्रदेश में मुझे अवसर मिला, एक झटके में सारी बाधाओं को दूर करते हुए अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया। बहनों और भाइयों, रामलला का भव्य मंदिर आज तो हम लोगों के लिए कहने के लिए है। हम अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को कह पाएंगे कि देखो, राम मंदिर का निर्माण हमारे सामने हुआ, हमने अपनी आंखों से देखा है। और मैं तो कहता हूं, जिसने कमल चुनाव चिन्ह पर वोट दिया है वह दावा पार ठोक करके कहे कि हमने राम मंदिर का निर्माण किया है। ये सच है। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मोदी जी को श्रेय जाता है, लेकिन मोदी जी की ताकत और योगी जी की ताकत तो आती है ना। जब आप कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देते हैं, हमारा सांसद और विधायक चुन के जाता है, तो बहनों और भाइयों, यही सांसद हमारी ताकत बनता है, यही विधायक हमारी ताकत बनता है और उसके बल पर तब विकास भी आता है। तो लोग को तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन लोग के बाद परलोक भी जाएंगे तो पूर्वजों को ही बोलेंगे कि देखो, राम मंदिर आपका संकल्प था, आप जीते जी नहीं देख पाए, हमने राम मंदिर का निर्माण कर लिया है
अब प्रभु राम की कृपा आप पर भी, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने संकल्प की पूर्ति, आपके संकल्प की पूर्ति करके आया हूं। बहनों भाइयों, आज एक नया भारत हमारा बन रहा है। एक नया भारत, एक नया भारत। सम्मान, दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। पूरा पडरौना, पूरा कुशीनगर जनपद उमड़ रहा है हाटा में। एकदम ऐसे लगता है जैसे कोई त्योहार हो, त्योहार की तरह उमड़ रहा है। बहनों और भाइयों, यही लोकतंत्र का पर्व है। दुनिया वालों देखो कैसे लोकतंत्र होता है। ये हाटा में इसका नजारा है। देखो, आपकी देखा देखी, आपके जन सैलाब को देख करके सूर्य देव भी कृपा कर रहे हैं और वह भी छाया करने लग गए हैं। बहनों वालों, मैं तो केवल आपसे ये कहने के लिए आया हूं। देखिए, आज देश का नजारा बदल चुका है। पडरौना 4 लेन की सड़कों से पूरी तरह जुड़ चुका है। बहनों और भाइयों, इस जनपद में मेडिकल कॉलेज बने, ये पहले एक सपना था, लेकिन आज हकीकत है। अरे आप ही के साथ के लोग हैं, रेला जो है आप ही को मिलने के लिए आ रहा है। आप पहले आ गए हैं तो आपको कुर्सी मिल गई, छाजन मिल गया। पीछे वालों को, बेचारों को भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पंडाल भीड़ के नाते छोटा पड़ता जा रहा है। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो गया है, एयरपोर्ट बन गया है, कुशीनगर इंटरनेशनल टूरिज्म का एक नया स्पॉट बनकर के उभरा है। और यहां की गन्ने की मिठास एक बार फिर से दुनिया के मंचों पर जाकर के कुशीनगर को एक नई पहचान दिला रहा है। बहनों और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं कहने के लिए, याद करिए, एक तरफ मोदी जी ने भारत की कायाकल्प की, विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जनपदों के विकास के लिए उपलब्ध करवाए, और दूसरी ओर भाई उन लोगों को थोड़ा आने दो इधर इधर, कहीं उनको सिर ढकने के लिए कोई छाया मिल जाए तो अंदर अंदर आने दो उनको। दोनों तरफ अंदर अंदर आ जाएंगे, थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि गर्मी तो बहुत है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे यही कह रहा था, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में विकास, सुरक्षा, सम्मान, विरासत भी, विकास भी, गरीब कल्याण भी, और दूसरी तरफ आपका आशीर्वाद उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुआ। आपने देखा होगा, याद करिए, पडरौना में डोल मेला लगता था, और जब भी कृष्ण जन्माष्टमी आती थी, या तो समाजवादी पार्टी की सरकार रोक लगा देती थी, और अगर वहां के कार्यकर्ता राजेश्वर सिंह, विनय जायसवाल, ये लोग अगर वहां पर डोल मेला निकालने का प्रयास करते थे, पूरे पडरौना वासियों को उठा करके तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार बंद कर देती थी। हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ती थी। ये हाटा में हर बार दंगा होता था। आपने पिछले 7 वर्ष में दंगा करते हुए किसी को देखा है क्या? आज कोई दंगा कर देगा क्या? आज कोई डोल यात्रा रोक पाएगा क्या? आज कोई गौकशी कर देगा क्या? आज किसी बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे कोई सेन लगा पाएगा क्या? नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उसे मालूम है अगर लगाएगा तो फिर उसका खामियाजा भी भुगतेगा। उसे मालूम है कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा की कीमत अब जेल नहीं, जहन्नुम होता है, जहन्नुम। उसे मालूम है अब रामलला ही विराजमान नहीं होंगे, अयोध्या में तो रामलला विराजमान होंगे,
लेकिन जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेगा, उसकी राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकलेगी। और इसीलिए आज कोई सुरक्षा पे सेल लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। बहनों और भाइयों, आज मैं इसीलिए आपके पास आया हूं इस जनपद में कहने के लिए, सुरक्षा भी है और विकास के बड़े बड़े कार्य भी हैं, पर्व और त्योहार भी आपके सकुशल संपन्न हो रहे हैं। हर प्रकार की जो आवश्यकता जहां की है, उस कार्यक्रमों को हम स्थापित कर रहे हैं। अभी तो हमने यहां पे गौतम बुद्ध के नाम पर, भगवान बुद्ध के नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी है। कृषि विश्वविद्यालय आपके जनपद में बनने जा रहा है। बहुत कम जनपद हैं जहां विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट ये सब एक साथ हो। उनमें से आपका पडोना जनपद भी एक है। बहनों और भाइयों, ये नए उत्तर प्रदेश का नया कुशीनगर जनपद है और इसलिए है क्योंकि आपने यहां पे अच्छे जनप्रतिनिधि चुनकर के भेजे हैं। ये लोग पैरवी करते हैं, प्रभावी पैरवी करते हैं, उसके लिए लगातार प्रयास करते हैं। एक तरफ विकास के लिए समर्पित भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दूसरी तरफ बांटो और राज करो के लिए कुख्यात कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन। बहनों और भाइयों, बांटो और राज करो, पहले देश को बांटा, फिर क्षेत्र और भाषा के आधार पर बांटा, फिर जाति के नाम पर बांटने का कुत्सित प्रयास। ये आपस में ही पहले जाति में लड़ाएंगे और फिर अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को एक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग इसको मुसलमानों को बांटने का काम करेंगे। इन्होंने तो अपनी घोषणा पत्र में कहा है का सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम आरक्षण देंगे। अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कई बार कह चुके थे, उन्होंने कहा धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। तो आप कुशीनगर से सुन पा रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। बुलेटिन में फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री नारद राय ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। आपको बता दें कि नारद राय पूर्वांचल के दिग्गज माने जाते हैं। ऐसे में उनका समाजवादी पार्टी का दामन ऐसे वक्त में छोड़ना और पूर्वांचल की 13 सीटों पर एक साथ आखिरी चरण में चुनाव का होना, ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन इसका असर कैसा होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दरअसल सपा का साथ छोड़ने के बाद नारद राय ने अमित शाह से लखनऊ में मुलाकात की। इस दौरान ओपी राजभर भी मौजूद रहे। इस मुलाकात में अहम भूमिका ओपी राजभर की मानी जा रही है। इसके साथ ही साथ नारद राय ने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और जिला नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में इसका क्या असर चुनाव पर पड़ेगा, ये अब आने वाला वक्त बताएगा। नारद राय का सपा से नदारद होना क्या समाजवादी पार्टी को आखिरी चरण के चुनाव में पड़ेगा भारी, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के रैली में आज नारद राय भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही साथ आखिरी चरण को लेकर पूर्वांचल की 27 सीटों में से 13 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति को लेकर आगे बढ़ रही थी, ऐसे में नारद राय का साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए सोने पे सुहागा का काम करता हुआ नजर आएगा, ऐसा राजनीतिक पंडितों के द्वारा माना जा रहा है। समीकरण किस तरह से बैठते हैं और समीकरण बैठने के बाद भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा पहुंचता है या समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान, ये तो 4 जून के नतीजे बताएंगे। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है और समाजवादी पार्टी से नेता जिस तरह से अपना मुंह फेर रहे हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए नारद राय का पार्टी से जाना एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके अलावा नारद राय ने समाजवादी पार्टी और सपा सुप्रीमो पर जिस तरह से आरोप लगाए हैं, उनका अपमान करने के साथ ही साथ उनको नजरअंदाज करने का जिस तरह से आरोप लगाए हैं, नेताजी मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए नजर आए हैं। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने बातचीत कर भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख किया है।
पूर्वांचल में क्या साइकिल हो जाएगी पंचर? जिस तरह से समीकरण की बात की जा रही है, माना जा रहा है कि नारद राय का पूर्वांचल की कई सीटों पर अच्छा खासा दबदबा रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ना समाजवादी पार्टी को आखिरी चुनाव के चरण में मुश्किल हो सकता है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, जिस तरह से नारद राय का भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आज अमित शाह की रैली में नारद राय बीजेपी की आधिकारिक सदस्यता भी ग्रहण करने वाले हैं। क्या लग रहा है आपको, आने वाले चुनाव से पहले क्या कुछ समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ सकते हैं उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल प्रियंका, देखिए लोकसभा चुनाव के आखिरी और 7वें चरण का मतदान जो है वो बचा हुआ है, जिसको लेकर 1 तारीख को मतदान होना है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं साफ तौर पर अब सभी राजनीतिक दलों की जो होड़ है वो 7वें चरण को लेकर बची हुई है। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी इस 7वें चरण में 13 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें पूर्वांचल की सभी ये सीटें जो है वो शामिल हैं। और इसीलिए अब जो रणनीति है, अब जो कह सकते हैं जो जंग है, सियासी जंग, वो इन 13 सीटों को लेकर है। और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी हर एक कह सकते हैं कि समीकरण को साधने का प्रयास कर रही है। हालांकि अन्य दलों की तरफ से भी हर तरीके से रणनीति को साझा किया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और इस बीच में कह सकते हैं कि जब आखिरी चरण का ये युद्ध बचा हुआ है और जहां पर कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि बेहतर फाइट जो है वो देखने को मिलेगी पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक ट्रम्प कार्ड कह सकते हैं इस समय चला है। और वो ट्रम्प कार्ड है नारद राय के रूप में। नारद राय जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक रहे हैं, 2 बार वो विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। और कहीं ना कहीं भूमिहार समाज में अगर आप देखें तो बड़ा उनकी पकड़ मानी जाती है। और पूर्वांचल की जिन सीटों पर अब चुनाव होना है उसमें बड़ी संख्या में भूमिहार वर्ग के मतदाता हैं। ऐसे में उनको साधने के लिए ही बीजेपी ने कह सकते हैं कि नारद राय को जो है वो अपने खेमे में शामिल किया है। इससे पहले मनोज सिन्हा जो थे वो पूर्वांचल के लिए भूमिहार समाज के तौर पर रहा करते थे, जिनकी अच्छी पकड़ मानी जाती थी। लेकिन अब वो चूंकि संवैधानिक पद पे हैं, सक्रिय राजनीति में वो नहीं है, तो उनके डैमेज कंट्रोल के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी ने कह सकते हैं ऑप्शन के तौर पर नारद राय को चुना है। नारद राय भी पिछले लंबे समय से अगर आप देखें तो उनकी नाराजगियां समाजवादी पार्टी से चल रही थी। और कहीं ना कहीं वो चाह रहे थे कि बलिया से उनको टिकट दिया जाए, लेकिन उनकी जगह पर समाजवादी पार्टी ने सनातन पांडे को टिकट दिया था। और माना जा रहा था उसके बाद से ही नारद राय की जो नाराजगियां थी वो काफी तेज हो गई थी। और इसी में कहीं ना कहीं अब उन्होंने बीजेपी का दामन थामने का जो है वो फैसला किया है। सपा की साइकिल पर ताला लगाने के उन्होंने जो है वो प्रयास करते हुए वो नजर अब आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखना होगा क्या वो सफल होते हैं कि नहीं होते। हालांकि नारद राय चूंकि पूर्वांचल में एक बड़े चेहरे के तौर पर है, भूमिहार समाज में एक बड़ा उनकी पकड़ जो है वो मानी जाती है। और चूंकि कई ऐसी सीटें हैं आज 7वें चरण में 13 लोकसभा की सीटें हैं जिन पर चुनाव होना, उनमें कई ऐसी सीटें हैं जिस पर भूमिहार वर्ग के जो मतदाता हैं वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में पूरा प्रयास है नारद राय का कि उनको साथ में लाया जाए। और नारद राय का समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आने से केवल ऐसा नहीं कि बलिया में ही समीकरणों पर असर पड़ेगा, बल्कि उनका ये समीकरण अन्य आसपास की जो और सीटें हैं वहां पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। और यही वजह है कि अगर आप देखें तो बीजेपी भी इस बात को भली भांति जानती है, इसीलिए चुनाव के ऐन वक्त पहले जब 7वें चरण का मतदान होना उससे ठीक पहले उनको बीजेपी अब ज्वाइन करने जा रही है। और आज जिस तरीके से अमित शाह की रैली होगी, माना जा रहा है उससे आधिकारिक रूप से वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसके अलावा इससे पहले उन्होंने वाराणसी में जो है पहुंचकर जो नदेश्वर जो जगह है वहां पर वो पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने अमित शाह से मुलाकात करी थी। उनके साथ में उत्तर प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री हैं, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, वो मौजूद थे। और माना जा रहा है कि नारद राय को समाजवादी पार्टी से अलग कर बीजेपी में शामिल कराने में ओम प्रकाश राजभर की भी अहम भूमिका है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी का जो ये पूरा रण है, जो कहीं ना कहीं जो 7वें चरण का जो रण है, उसमें बीजेपी अपनी रणनीति को और कुशल करती हुई जा रही है। और ये चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर है। जी बिल्कुल, तो समाजवादी पार्टी के लिए एक झटका इसे माना जा रहा है। जिस तरह से नारद राय का प्रभाव आसपास के क्षेत्रों में माना जाता है और पार्टी से कहीं ना कहीं नाराजगी जताते हुए अपने कार्यकर्ताओं को जिस तरह से उन्होंने लामबंद किया है, तो समाजवादी पार्टी के लिए केवल नारद राय नहीं बल्कि भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता जो नारद राय के सपोर्टर रहे हैं या समर्थन में रहे हैं, वो भी समाजवादी पार्टी से रुख मोड़ रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर बड़ी संख्या में नारद राय के साथ में समर्थक जुड़ते हैं, बड़ी जनप्रतिनिधि के तौर पर वो रहे हैं। और चूंकि एक बड़े कार्यकर्ता के संख्या जो है वो उनके साथ में जुड़ती है, और इसीलिए कह सकते हैं कि उन्होंने देखिए फेसबुक पर अपनी जो बैठक थी उसको भी लाइव किया था। और वहां पर उसके अलावा उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट भी ट्वीट की और उस पर उन्होंने कहा साफ तौर पर कि भारत का मान बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपनी कुशल रणनीति से जो है देश का मान बढ़ाने वाले अमित शाह के साथ में वो अब बीजेपी का दामन थामेंगे। और जय श्री राम का जो नारा है वो उन्होंने दिया।
तो ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक मैसेज था। उसी के बाद से माना जा रहा था कि नाराज राय जो है वो बीजेपी अब ज्वाइन करने जा रहे हैं। आज वो आधिकारिक रूप से बीजेपी को ज्वाइन भी करेंगे और ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर होगा, क्योंकि नाराज राय एक बड़े चेहरे के तौर पर समाजवादी पार्टी के पूर्वांचल में रहे हैं, लंबे समय तक वो समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे, लेकिन अब चुनाव से वक्त पहले उनका पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाना कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए एक तगड़े झटके के तौर पर जी बिल्कुल। समीकरण की प्रियम अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें और गृह मंत्री अमित शाह की खासतौर से बात करें तो इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई भी चूक अगर होती है तो खासतौर से गृह मंत्री अमित शाह उसका फायदा उठाने में राजनीतिक कारणों में किसी तरह से चूकते हुए नजर नहीं आते। राजा भैया से जिस तरह से बातचीत की जा रही थी, हालांकि राजा भैया का रुख समाजवादी पार्टी की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन नारद राय की जैसे ही नाराजगी देखने सुनने में आई, सीधे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होती है और अब तो ये माना जाने लगा है कि किसी भी गठबंधन से यही यदि किसी की भी नाराजगी होती है तो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा उन तमाम लोगों के लिए खुले रहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के साथ उसको फायदा पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अमित शाह को कुशल रणनीतिकार और राजनीति के बड़े पुरोधा के तौर पर देखा जाता है। हर एक सीट की उनको समझ है। उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक उन्होंने काम किया है। जब 2014 में पहली बार बीजेपी सत्ता में आई थी, केंद्रीय सत्ता में वापस लौट कर आई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो कहीं ना कहीं उस समय भी यूपी की जो जिम्मेदारी थी वो अमित शाह को संभाल लेते, इसलिए वहां की उत्तर प्रदेश की हर एक सीट की क्या समीकरण है, वहां पर कौन नेता को लाना है, किसको हटाना है, किसको टिकट देना है, किसका प्रभाव ज्यादा है, क्या समीकरण बनेंगे, चाहे वो जाति हो, क्षेत्रीय हो या अन्य समीकरण हो, उन सभी पर कहीं ना कहीं अमित शाह बारीकी से जो है उनकी पकड़ है। और यही वजह है कि आप देखिए हर एक सीट पर जो है इस तरीके की चीजें हमको देखने को मिली, चाहे वो रायबरेली का रहा हो। रायबरेली में भी हमने देखा जिस तरीके से उन्होंने जाकर खुद वहां पर जनसभाएं करी, वहां के पूरे प्रचार प्रसार की कमान को संभाला। मनोज पांडे को समाजवादी पार्टी के बाद जब वो बीजेपी में आए तो उनको पार्टी ज्वाइन कराई और वहां के जरिए एक मैसेज देने का प्रयास किया। आप इसी तरीके से जब अब 7वें चरण का जब रण चल रहा है तो उस बीच भी हमको साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि उन्होंने बलिया के अंदर सनातन पांडे को चूंकि समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट के तौर पर उतारा है, तो वहां पर कैसे रणनीति बनानी है, वहां पर जो समीकरण को कैसे साधना है, इन सभी चीजों को बारीकी से अमित शाह जो है वो समझते हैं। और वजह है प्रियम, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।